मैं प्रणाम करना चाहूँगा आप सभी विद्वजनों का। मैं अभी तक कोई लेखक शायद नहीं बन पाया हूँ। ये मेरा एक प्रयास है जिसे आप सबों के आशीर्वाद के रूप में अगर हो सके तो भविष्य में मुझे लेखक का श्रेय दिलाएगा। ये कहानी शायद मेरे हृदय में बहुत पहले से कौतूहल कर रहा था। संभवतः मेरे पिता भूल गए होंगे, मैं इन्हें भी वो दिन याद नहीं दिलाना चाहता था। तकरीबन मैं 3 साल का था। मेरे दादा स्वर्गीय ज्योतिषाचार्य सच्चिदानंद चौधरी लिखी हुई कुछ किताबें थी जो घर के लकड़ी के संदूक में रहा करती थी, प्रकाशित नहीं हो पाती थी। मैं अपने पिता के साथ उसी पे सोता था। उस समय हमारा खपरेल का घर होता था और हम दोनों बाप बेटे उस पर अक्सर सोया करते थे। पूछता था मैं कि इसमें क्या है, कहते थे यही हमारी संपत्ति है, हमारा ज्ञान है। बड़ा हुआ तो समझा कि उसमें दादा की कुछ किताबें लिखी हुई हैं। मेरी उम्र 3 साल की थी और मुझे वो दिन पूर्णतः याद है। वो दिन था तुलसी जयंती का। मेरे पिताजी उस वक्त खरीक उच्च विद्यालय में कार्यरत थे। साथ में मृत्युंजय चा और रमानंद चा इनके सहयोगी साथ में कार्य करते थे। 3 वर्ष की आयु में मैंने एक दिन हट किया कि मुझे भी आपके विद्यालय में जाना है आज के सांस्कृतिक कार्यक्रम में। ये लेके गए। मैं महज 3 वर्ष का बालक, मंच पे इन्होंने मुझे माइक दे के खड़ा कर दिया, बोलो। मैं हनुमान चालीसा की 4 पंक्तियाँ शुरू की कह पाया था, लेकिन मैं बहुत ही आभार और अपने इसके लिए शब्द नहीं हो सकता अपने पिता को सम्मान देने के लिए। इन्होंने पूरी हनुमान चालीसा पहले कही और मुझे 3 साल के बालक को वहाँ तक पहुँचाया। मैं धीरे धीरे बड़ा हुआ। 2004 में मैं 2 पंक्तियाँ लिखा करता था किसी घटनाओं पे। 2004 का वो वाक़या है, मैं थोड़ा स्वस्थ हुआ और भागलपुर से अपने शिक्षा को थोड़ा अल्प विराम दे गाँव गया। कुछ सामाजिक परिस्थितियाँ थी जिसने मुझे लिखने पे मजबूर कर दिया और मेरी पहली कविता बनी ये नहीं मिलता। हो सकता है आप सब इसे सुन के मेरे बालपन को समझेंगे। मैंने उसको भी इस पुस्तक में रखा है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बढ़ा, मैं लिखता रहा। पहले श्रोता भी मेरे पिता ही हैं और उसके बाद फिर मेरी छोटी बहन जो कि अभी किसी ट्रैफिक के चलते आ नहीं पाई। 3 दिसंबर वर्ष 2008 मेरे व्यक्तित्व विकास और शैक्षणिक प्रशिक्षण संस्थान लाइसियम का वार्षिक दिवस था। मेरे गुरुदेव ने मुझे माइक पे कहा कि कविता अगर लिखते हो तो बोलो। मैं यही शारदा संगीत सदन में अपनी कविता मैं महान का विमोचन किया। साथ में कुमार विश्वास जी की कुछ कविताओं को मैंने कहा था। इस तरीके से ही दौर बढ़ा और आज श्यामात्मा एक काव्य संकलन का रूप ले चुकी है। कुछ कहने से पहले मैं श्यामात्मा के बारे में बस ये कहूँगा कि मुनव्वर की तरह मशहूर होने का शौक़ हमें भी था। मुनव्वर की तरह मशहूर होने का शौक़ हमें भी था, पर क्या करें, किस्मत ने बंजारा बना दिया। शौक़ हर इंसान को होता है, लेकिन क्या करूं, हो सकता है आपके आशीर्वाद से मैं भी अपने इस मातृभूमि का, अपने इस जन्मभूमि का नाम मानस पटल पे ले जाऊं। मैं प्रणाम करना चाहता हूं आप सबों को, आप सबों के चरण स्पर्श को यहाँ शाब्दिक चरण स्पर्श कर रहा हूँ। जिन्होंने मुझे जन्म दिया वो माता यहाँ है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। मेरे बड़े भाई, मेरे परिवार के सारे अग्रज और मेरे अनुज। श्यामात्मा के बारे में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि श्यामात्मा एक काव्य संकलन नहीं,
श्यामात्मा के प्रत्येक पन्ने में या यूं कहें प्रत्येक शब्द में मेरा आत्म मंथन छुपा है। इस काव्य संकलन को मैं उन सभी जनमानस को समर्पित करना चाहता हूँ जो कि सदैव नेक और सत्कर्म को पसंद करते हैं। श्यामात्मा आपको मेरे उन क्षणों की याद दिलाएगी जब मैं तन्हा रहा, प्रसन्न हुआ या किसी से प्रभावित हुआ। मुझे किसी भी असहाय, निर्बल या दुखी व्यक्ति पर दया आती है, क्योंकि मैं खुद को गरीब, असहाय और निर्बल महसूस करता हूँ। परंतु ये दुख तो सूर्य की भांति सत्य है। ऐसा ही कुछ मेरे आदर्श स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि सुख के प्रत्येक तोले के साथ सेर भर दुख भी आता है। तो हम सुख में सानंदित हो दुख की परछाई से नहीं हट सकते। मानव जीवन का प्रारंभ भी दुख से होता है और अंत भी दुख से होता है। तो हम दुख को सुख समझ जीवन यापन करें, यही परासुख है। मेरे मत से हर व्यक्ति रचनाकार, कलाकार या यूं कहे तो एक कवि है। बस देर है तो आत्म जागृति। अस्तु श्यामात्मा मेरे अंतः मनन को दर्शाता है। मेरे रोम रोम में मेरे माता पिता, गुरुजन और मेरे आदर्शों के दिए हुए गलत या सही संस्कार को दर्शाता है। श्यामात्मा एक काव्य संकलन नहीं, ये मेरे द्वारा अब तक के समस्त अनुभवों का रसपान है। इस काव्य संकलन में मैंने प्रेम, त्याग, मोह, वियोग एवं भक्ति रसों का समावेश किया है, जिसे मैंने अपने अंतर मनन से स्पंदित को रचा है। 4 पंक्ति आप तक पहुंचाना चाहूँगा। अगर श्यामात्मा के प्रारंभिक शब्द श्रृंखला की ये पंक्तियाँ आपके श्रोणु केंद्र को सुखद एहसास दे सके, आपके हृदय को आनंदित कर सके, तो मुझे प्रोत्साहित कीजिएगा। आत्म मंथन की एक वेदना है श्यामात्मा, सुख दुख का स्पंदन है श्यामात्मा, करुण रस का अर्पण है श्यामात्मा, प्रेम प्रलय का गर्जन है श्यामात्मा। कुछ विशेषतम नहीं, बस श्यामल के हृदय की धड़कन है श्यामात्मा। श्यामात्मा के रसपानोपरांत आपको इसकी कविता कुछ बचकानी, कुछ जानी व पहचानी सी लगेगी, क्योंकि ये उन्मुक्त गगन में एक काव्यनाद है जो आपके बोझिल मन को आनंदित कर आपको ख्वाबगाह में ले जाएगा और आप अपने जिंदगी के सुखों व दुखों का पुनरावलोकन करेंगे। यही कारण है कि यह मेरे लिए मेरी काव्य रचना नहीं बल्कि मेरा अंग है। इसलिए मैंने इस काव्य संकलन का नाम श्यामात्मा अर्थात श्यामल की आत्मा रखा। आशा है आप इसे स्वीकार करेंगे, अपना आशीर्वाद देंगे। मैं एक बार पुनः आप सबों से को प्रणाम करता हूँ और मैं आग्रह करता हूँ कि आप सब इस मेरे छोटे से प्रयास को, शायद मैं अपने कुल का पहला ऐसा लड़का हूँ जिसने कि अपनी रचना को किताब के रूप में लाने का प्रयास किया है। आप सबों का बच्चा हूँ, आप सब आशीर्वाद दें कि मैं आगे बढ़ूँ और आप सबों के स्नेह को लेके पूरी ज़िंदगी मैं बस चलता जाऊँ। मेरे लिए शब्द तो अभी कम पड़ रहे हैं, आगे कविताओं से आपको सुखद अनुभव दूंगा। मैं मंच पे बुलाना चाहूँगा अपने मित्र रंजीत का, जिसने कि पूरे इस व्यवस्था में मेरा सहयोग दिया। मैं एक शब्द कहना चाहूँगा, मैं बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, लेकिन अपनी ज़िंदगी में एक पंक्ति मैंने लिखी है कि अगर मैं राजा होता तो मेरे पास भी नवरत्न होता, किंतु आज मैं आप सबों के आशीर्वाद से खुद को धनी महसूस करता हूँ, क्योंकि मेरे पास इन जैसे मित्र रत्न मौजूद हैं। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अतिथियों से आग्रह करूँगा कि किताब के जीवन को खोलकर
किताब को का लोकार्पण किया जाए। नहीं धन्यवाद समूह का। मैं सबसे पहले मंच पे बुलाना चाहूँगा श्री ब्रह्मदेव चौधरी, जो कवि के पिताजी हैं। वे किताब के बारे में और कवि के बारे में दो चुके हैं। सबसे पहले मैं कला केंद्र के प्रांगण में आप समस्त अतिथियों का पुनः आभार व्यक्त करता हूँ और साथ ही पुनः स्वागत भी। आज एक शिक्षक के रूप में मुझे गौरव हो रहा है कि मेरा पुत्र एक पुस्तक लिखने के काबिल हुआ और वह भी काव्य जगत में पैर रखने के लायक। वहाँ स्थिर होगा तभी जब तक आप गुरुजनों का, आप श्रेष्ठ जनों का आशीर्वाद इसे प्राप्त होगा। ठीक ही कहा इसने। मैं बड़े स्नेह के साथ इसको लाल प्यार देता रहा और नहीं जानता था कि वास्तव में इसके अंदर एक कवि का बीज अंकुरित हो रहा है, जो कभी पुष्पित पल्लवित होगा और वह कोमल कमल की तरह सुशोभित होगा काव्य जगत में। यह बाद के क्षणों की बात होगी। कल मेरा जी भर आया जब मेरे एक मित्र आदरणीय रामानंद चौधरी जी ने मुझसे एक सवाल पूछा कि क्या श्यामल वास्तव में कवि हो गया है? आपने कभी कहा नहीं। वो मेरे परम मित्र हैं, उनके पुत्र भी यहाँ बैठे हुए हैं और मुझे अपार खुशी और गौरव का एहसास हो रहा है। साथ ही साथ आप सबों का आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि इसको कोटिसा आशीष दें ताकि यह इस प्रांगण में
जिसमें इसने कदम रखा है, अपने आप को मैं नहीं चाहता कि अब गोपाल सिंह नेपाली, हरिवंश राय बच्चन, कवि दिनकर या और सारे महान कवि हो सके, या और भी आगे माँ बाप, गांव समाज, जिला, राज्य और देश का नाम आगे बढ़ाकर दुनिया में अपनी काव्य प्रतिभा बिखेरे। मैं टूटी सा आशीष पुनः आप सबों के लिए आग्रह। धन्यवाद सर। अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं लाइसियम के डायरेक्टर श्री अभय कुमार झा से निवेदन करूंगा वे 2 शब्द कहें। हेलो सर, सबसे पहले तो मैं पहली बार अपने गलियारे से निकलकर ऐसी जगह खड़ा हूँ जहाँ कुछ लोग हों और अजनबी हूँ। मैं पिछले कई सालों से भागलपुर में हूँ। 2000 लगभग 17 साल पूरे हो गए शहर में, और इस शख्स से मुलाकात हमारी हुई थी 2010 में, 2008 सॉरी, थोड़ा सा संशोधन चाहेंगे, मेरी मेमोरी थोड़ी कमजोर हो रही उम्र के साथ। और मैं कहूँगा जहाँ तक इन्होंने कहा या सर ने कहा, इनके पापा ने कहा, मेरा मानना कुछ और है। मैंने ये रूप इनका बहुत पहले देखा है, और ये अलग बात है, हम सब के पास कल्पना शक्ति होती है, हम सब कुछ न कुछ फील करते हैं। जैसे अगर गाने की बात करें तो हम में से बहुत से लोग सिंगर हैं, मगर मोस्टली लोग बाथरूम में ही रह जाते हैं, स्टेज पर निकलकर बहुत कम ही लोग आते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम ये होता है कि उन्हें वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है जहां से कि वो अपनी अभिव्यक्ति को बाहर ला सके। सिर्फ यही चीज मैं भी अपने आप को आपके सामने लाना चाहूंगा 4 पंक्तियों में, सुनिएगा। मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं क्योंकि मैं आपके लिए अजनबी हूं। कुछ पंक्तियां हैं जो अक्सर मेरे दिमाग में आती है। देखिएगा, किसी ने लिखा है, अब की सावन में ये शरारत मेरे साथ हुई, मेरे घर को छोड़ सारे शहर में बरसात हुई, जिंदगी भर हुई गैरों से गुफ्तगू मेरी, मगर खुद से कभी मेरी मुलाकात न हुई। ये सिर्फ मेरा प्रॉब्लम नहीं है, 3 हिस्सा लोगों का प्रॉब्लम है। हर कोई इमेजिन करते हैं, हर कोई, बस कुछ लोग इन्हें शब्द दे लेते हैं और कुछ लोग इन शब्दों को अपने जहन में ही रख लेते हैं। जो शब्द की अभिव्यक्ति कागज पर उतार देते हैं वो कवि हो जाते हैं। और जहां तक रहा सवाल दर्द का, तो कभी भी क्रिएशन, कभी भी सृजन बिना दर्द के हुआ ही नहीं है। जिसको कष्ट ना हो वो शायद कभी ना हो सके। अपवाद स्वरूप हो सकता है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है, मैं न कभी जीवन में रोई, मगर आमतौर पर हम तो यही देखते हैं, इतने दिन से पढ़ते आ रहे हैं कि दर्द के साथ ही रिश्ता होता है क्रिएशन का। चाहे मानव निर्माण की बात हो, मनुष्य के जन्म का सवाल हो, का सवाल हो या मौत का सवाल हो, दोनों साथ दर्द होता है। क्रिएशन के लिए दर्द बहुत जरूरी है। और रहा सवाल इस बंदे का, तो शायद मैं कहूं, मैं तो देखता हूं कि 2008 में जितना दमखम था वो अब का, हमको तो लग रहा है कि शायद ये उम्र से पहले ही ज्यादा परिपक्व हो गया। बच्चे का तो कोई सवाल नहीं, हमने तब भी देखा था 2008 में इन्होंने मेरे लिए कुछ लिखा था, उसकी एक पंक्तियां मुझे याद है, बाकी तो भूल गया। वो था लास्ट में कि जहां भी इनके पड़े मुबारक के कदम वहीं से रोशनी निकली। पूरी पंक्तियां तो अब मुझे याद नहीं है, बहुत पहले की बात है। और हमारे क्लास का ये खासियत हुआ करता था कि इन लोगों का आपस में कंपटीशन हो जाता था कोट करने का, और एक से एक बड़े बड़े राइटर्स को लोग कोट करते थे। उसी समय हमें लग रहा था कि इसके अंदर कुछ है जो कि निकलना चाह रहा, अभिव्यक्ति
दर्द से उत्पन्न होती है, और लेकिन उसको जब शब्द रूप में हम डाल देते हैं, मैं बताऊं अगर मॉर्निंग वॉक करता हूं उस समय भी बहुत सारे इमेजेस आते हैं, लेकिन जैसे ही कागज लेकर बैठता हूं उसके बाद कोई नाम ही नहीं, बस एक ही नाम आता है गुलजार साहब के शब्दों में कि तू ही एक, तेरा ही नाम है जो मुकब्बल है, बाकी कोई दूसरा नाम आता ही नहीं है। बस वही श्यामल चौधरी है। और जहां तक सवाल रहा कि इसमें जो फीलिंग्स है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत कष्ट हुआ, ऐसा नहीं। मैं आपको ले चलता हूँ, ऐसे हिंदी मेरा विषय नहीं रहा, मेरे विषय में शेक्सपियर रहे, मेरे विषय में मिल्टन रहे, मेरे विषय में कीट्स रहे। अगर आपके शायद आप लोग सब बुद्धिजीवी हैं, अगर कीट्स की बात करें तो कीट्स की कविता में इतनी मैच्योरिटी है, इतना दर्द है कि शायद वो अनुभूति अगर वो कुछ दिन और जीवित रहते, मात्र 26 साल की उम्र में वो चले गए, अगर थोड़ी सी और उनको मोहलत मिलती तो शायद अंग्रेजी इतिहास में शेक्सपियर का नाम नहीं रहता, एकमात्र नाम जाना जाता जॉन कीट्स। उनकी 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 व्यथा, उनकी वेदना, उनकी पीड़ा, उसका कोई मिसाल नहीं। खैर छोड़िए, हिंदी लिटरेचर में आइए, मैं आना चाहूंगा निराला जी के पास। आप सब जानते हैं फक्कड़ नंबर 1, ना कल ना आज किसी के लिए उन्होंने नहीं सोचा। उनकी बेटी सरोज प्रसव वेदना से कर्रा कर मर गई, वो कुछ नहीं कर पाए। उनकी याद में उनका मास्टरपीस, जैसा हम लोग को पढ़ाया गया था, बहुत ज्ञान नहीं है मेरे को, मास्टरपीस सरोज स्मृति कहलाती है उनकी। मगर उनकी कविताओं में जो दर्द है, अगर वो दर्द है, ये साहित्य गवाह है, इतिहास गवाह है, ये साफ कहा जाता है कि कि साहित्य समाज का दर्पण है। हम जो फील करते हैं, वही कवि जो फील करते हैं, लेखक जो फील करते हैं, उसी चीज की अभिव्यक्ति होती है। तो साफ है कि वो सोसाइटी का एक पार्ट है, और सोसाइटी का एक पार्ट अपने फीलिंग्स को अपने शब्दों में रखकर लोगों तक लाते हैं। तो शायद श्यामल ने यही किया, और इसकी तलाश कब से शुरू थी ये तो हम नहीं जानते, लेकिन मैच्योरिटी बहुत पहले से थी। और जहां तक सवाल आगे जाने का है, तो सर सवाल ये उठता है, हम सीधी सी बात जानते हैं, मैंने एक ही चीज सीखा है कि पानी के धार को कोई रोक नहीं सकता। ये अलग बात है कि रास्ते में हम कुछ भी बना दें, बैराज बना देते हैं तो बाढ़ आ जाती है। अगर बैरेज बना इनके लिए, जितनी मुसीबतें ऑब्स्टेकल्स खड़े होंगे उतनी आगे ये जाएंगे, और जितना ज्यादा लीजी रोड मिलेगा उतनी दूरियां कम हो जाएंगी। लड़ना, संघर्ष करना, ये हमारा नित्य कर्तव्य है। हम मिडिल क्लास से हो, लोअर क्लास से हो, अपर क्लास से हो, किसी भी क्लास में, राजा की राज चली गई क्योंकि उसने लड़ना छोड़ दिया। तो श्यामल चौधरी कहता है, यदि मैं राजा होता, अगर तू राजा होता तो क्या करता, ये तुमको नहीं पता, लेकिन अभी तू राजा है, शब्द के वान का राजा है, शब्द का सौदागर है। शब्द के सौदागर से सपनों का सौदागर बन, अपने साथ ढेर सारे लोगों के लिए अच्छा सा उपहार ला, अपनी अभिव्यक्ति को और मजबूत शब्दों में जगह दे। अभी तो बस आपने पहला कदम रखा है, अब आगे देखिए। आगे ये झांकी थी, आगे सब कुछ बाकी है। बेस्ट ऑफ लक श्यामल चौधरी। में भी आपको बहुत जल्दी दुनिया श्याम आत्मा के नाम से याद करे। आगे के लिए धन्यवाद। रंजीत हो। थैंक यू सर। सर के लिए उन दिनों मैंने 2 पंक्ति लिखी थी। सर ने एक वाक्य का व्याख्या किया, मैं इनके लिए 2 पंक्ति कहना चाहूँगा कि गुरु ने चाहा तो वहाँ तक पहुँचा सकता है तुझे, गर्द से कोहिनूर बना सकता है। थैंक यू सर। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं दीपू दास से आग्रह करूँगा तो मैं पुराने 2 शब्द कहे। दीपू दास। आदरणीय मंचासीन और उपस्थित साथियों, आज
निमित्त, क्योंकि हम भी थिएटर से जुड़े हुए हैं और थिएटर एक ऐसी विधा है जहाँ साहित्य, संस्कृति, जितना भी सांस्कृतिक क्षेत्र की विधा है वो सब थिएटर में आके समा जाती है। तो इसलिए लेखक कवि नहीं होने के नाते भी कवियों के साथ, लेखकों के साथ उठना बैठना रहता है, इसलिए साहित्य से जो है मेरा लगाव बढ़ गया है। रंजीत का फोन आया कि विभुद आज आना है, ऐसे ऐसे श्यामल जी का नाम उन्होंने लिया। तो क्योंकि ये कोई किताब का लोकार्पण था तो इसलिए आना भी जरूरी था और इसको थोड़ा बहुत जानने का मौका मिला है। पढ़ूंगा कि श्यामल जी क्या लिख रहे हैं और यूथ हैं और क्या लिख रहे हैं, किसके लिए लिख रहे हैं, या इनके अंदर में जो मिडिल क्लास से ये बिलोंग करते हैं, या जो इन्होंने अभी तक जिस समाज से आए हैं और उस समय और अभी के समय में ये क्या फील कर रहे हैं। शायद मेरी तरफ से शुभकामना रहेगी और एक बड़े भाई के होने के नाते मेरा हर समय ये सुझाव रहेगा कि लिखने वाले जो लोग होते हैं, बहुत तरह के लोग लिख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत तरह के लोग लिख रहे हैं समाज के अंदर में। लिख क्या रहे हैं या आप जो देख रहे हैं उसको सही रूप में लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। आपको एक प्लेटफॉर्म बनाना होगा, समाज के अंदर में एक प्लेटफॉर्म बनाना होगा। आप किसके पक्ष, किसके लिए लिख रहे हैं। लिखने का तो है बहुत, हम प्यार मोहब्बत पर भी लिख सकते हैं, चोली चुनरी पर भी हम लिख सकते हैं, या फिर उन किसान और मजदूर और किसानों और जो मिडिल क्लास अभी जो स्ट्रगल कर रहा है, हमारा यूथ जो स्ट्रगल कर रहा है, क्या उनकी समस्याओं को भी आप किताब में कलम कर दें, शब्दों के माध्यम से, कलम के माध्यम से किताबों में बंद करेंगे। उनके लिए आप गीत गान लिखेंगे, उनके लिए आप कविता लिखेंगे, ये तो श्यामल जी के ऊपर निर्भर करता है। आगे हम इनकी भविष्य की कामना करते हैं और एक बड़े भाई होने के नाते हर संभव हमारा ये प्रयास रहेगा। हमारी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद कि हमको भी आपने मौका दिया यहाँ आने का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दीपुदा। अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आग्रह करूंगा परिधि के संस्थापक अध्यक्ष उदय भैया से, उदय भैया आए, 2 शब्द कहें। सम्मानित मंच और मित्रों, सबसे पहले श्यामल जी को बहुत बहुत शुभकामना। भाई, आपकी पहली कृति आई है और जो रचना है, जो किताब है, वो तो मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन एक झलक जो उल्टा के उसे लगा, उसके शीर्षक और कुछ पंक्तियों को देख के कि श्यामल जी ने जो लिखा है इसमें मानवीय संबंध ज्यादा है। वो मनुष्य केंद्रित मानवीय संबंध पर आधारित इनकी कविताएं हमको लगी कि वो ज्यादा है। 1-2 कविता कुछ अध्यात्म आदि से भी जुड़ी हुई है। ज़्यादा मैंने देखा नहीं है, और जैसा कि संजीव जी ने कहा कि बहुत तरह के लोग
लिख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कविता, कहानी या कोई भी कला माध्यम अपने समय को रेखांकित करता है। हम जिस दौर में जी रहे हैं, जो दौर है, उस दौर को हम पकड़ने की कोशिश करते हैं, और अगर हम अपने समय को नहीं पकड़ पाते हैं तो रचनाकार असामयिक हो जाता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो दौर है, उस दौर को पकड़ने की कोशिश हमेशा रचनाकार करता है, अपनी रचना में करता है। तो ये आपकी ये बनी रहे ये लगन, और मेरे ख्याल से जो कला है, साहित्य है, संस्कृति है, मेरे ख्याल से लगातार संघर्षों का परिणाम है। सभ्यता जो यहाँ तक आगे बढ़ी है, वो संघर्षों से बढ़ी है। मनुष्य ने कपड़े की खोज इसलिए की कि उसने नग्नता के खिलाफ, नंगई के खिलाफ संघर्ष किया, और संस्कृति हमेशा संघर्ष की अभिव्यक्ति है। और एक कबीलाई युग से यहाँ तक जो हम पहुँचे हैं, वो लगातार संघर्ष करते हुए पहुँचे हैं, और उसी संघर्ष का परिणाम जो सांस्कृतिक अभिव्यक्ति है, वो हर कला माध्यम में, साहित्य माध्यम में दिखाई देता है। तो ये जो समय का संघर्ष है, समय के साथ जो जूझना है, समय को कैद करना है, वो जारी रहे, ये शुभकामना है। और भागलपुर में विशेष करके जो कविता वगैरह लिखते हैं, उसमें देवेंद्र बाबू का एक बहुत बड़ा नाम है। तो मेरा आग्रह है कि थोड़ा देवेंद्र बाबू से मिलिए। चंद्रेश जी कविता नाम से एक ग्रुप चलाते हैं, कविता भागलपुर, वो बीच बीच में निकालते हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ा मिलते जुलते रहिए, तो आपकी कविता और समृद्ध होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आलय के अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह से निवेदन करेंगे, वो आए 2 शब्द कहें। धन्यवाद रंजीत जी। आज के इस लोकार्पण समारोह में उपस्थित हमारे कवि श्यामल चौधरी जी के पिता श्री ब्रह्मदेव बाबू, उदय बाबू, हमारे लाइसेंस के अध्यक्ष योगेंद्र जी, गुरु जी, विभू जी, और आज के इस लोकार्पण समारोह में शहीद हुए सभी बुद्धिजीवी, रंगकर्मियों और हमारी माता शक्ति स्वरूप जब रंजीत जी ने आमंत्रण दिया मुझे, एक लोकार्पण समारोह, बड़ी खुशी हुई कि हमारे जो एक युवक यंग हैं श्यामल चौधरी, उन्होंने रचना की है कविता की, एक संकलन छपा है श्यामात्मा के नाम से। बड़ी खुशी हुई। आज रचना
तो कालजयी रचनाओं का बड़ा अभाव होता है। अग्रवाल मानस को कहते हैं कालजयी रचना। जिस प्रसाद के कामायु को कालजयी रचना, गीतांजलि कालजयी रचना, या हमारे श्रीकांत पिताजी निर्मला जी की रचना, महादेवी जी की रचना, प्रकृति के सुकुमार कवि श्रीकानंदन पंडित जी की रचना, ये हम लोग बचपन से पढ़े हैं और अपने अंदर जो भाव है वो इन कविताओं से भयभीत होता है और लगता है कि हम सभी के अंदर जो भाव का उद्रेक, भावना का जो उद्रेक आता है, शब्दों में आता है, उस उद्रेक को रेखांकित करना कलमबद्ध है। ये कविता का, लेखक का काम है। और ये हमें समझ जी के भावना का उद्रेक है जो कलमबद्ध है, कविता के रूप में, काव्य के रूप में। और कविता साहित्य की श्रेष्ठतम विधा, काव्य विधा, और इसको इन्होंने अंगीकार किया है और कलमबद्ध करके प्रकाशन कभी होती है। इसलिए पुनः मैं इनको इनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ और शुभकामना देता हूँ। कभी हृदय का अभाव होता जा रहा है। आज की परिस्थिति में आप देखेंगे संवेदनाएं मरती जा रही हैं। संवेदना की शून्यता की स्थिति में कभी कभी ऐसा वाकया हमें देखने को मिलता है। अब मैं उसे नहीं बोलना चाहता कि रोज न्यूज में जब सुनते हैं कि किस तरह अत्याचार कर रहे हैं, अमानुषिक कार्य किस तरह कर रहे हैं हमारे युवा, हमारे लोग, तो नहीं लगता है कि संवेदना मर रही। हम मशीनबद्ध होते जा रहे हैं, मशीनी संस्कृति होती जा रही है। तो ऐसे में काव्य की रचना, साहित्य की रचना और ऐसी रचनाएं जो हमें पाठक को मजबूर करे पढ़ने की, उनके पाठक का भी बड़ा अभाव होता है। अब जैसा टेलीविज़न या घर घर में हाथ में स्क्रीन है, आदमी हाथ में स्क्रीन है, वैसे तो इस पर भी लोग कविता का आनंद लेते हैं स्क्रीन पर भी। तो बड़ी बात है कि आपने रचना की है। 2 रचनाओं को मैंने देखा और सचमुच में ये भावना का उद्रेक है। माँ और पिता या समाज में जो भी घटनाक्रम है, इन सब विषयों पर है ये रचनाएँ। और आज की परिस्थितियों पर भी मैंने देखा कविताएँ हैं जो हमारे यहाँ आज जो आदमियों में, हाँ, पुलवामा और आदमी में जो एक जड़त्व सा आ गया है और संवेदनशीलता के चलते ऐसे वाक्य हो रहे हैं जिसे अमानुषिक कहेंगे, जिसे कहेंगे कि अब राक्षस का ही उदय हो रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में भी आपने आपको सब छोड़ा है और आपने उसे कलमबद्ध किया है कविता के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपको शुभकामना देता हूँ। हम लोग भी दिखते हैं, लेकिन कभी कभी साहस नहीं होता है कि इसे प्रकाशित करा दें। लोग इसे कविता के रूप में स्वीकार करेंगे कि बहुत बड़े बड़े साहित्यकार हैं। तो लेकिन स्वांतः सुखाय के लिए तुलसी ने लिखा, तो यह समझ करके कि हम स्वांतः सुखाय के लिए लिख रहे हैं, हम अपने सोन के लिए लिख रहे हैं, अपनी आत्मा के सुख के लिए लिख रहे हैं। हमें जो महसूस हो रहा है, जो हम फील कर रहे हैं, मैं कलमबद्ध कर रहा हूँ, फिर रहा हूँ। इसमें हिंदी के शब्दों का सुंदर संयोग होता है। अब तो बहुत तरह की कविताएं आ रही हैं। अभी ये नहीं कि आज की परिस्थिति कविता या कोई लेखन से हम कुछ क्रांति करें, परिवर्तन लाएं समाज में, वैसा भी कुछ हो, तो ये सारी बातें होनी चाहिए कवियों में, लेखकों में। इसलिए मैं आपको बड़ी प्रशंसा करता हूँ, शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं कलाकेंद्र के प्राचार्य रामरतन सिंह गुरु जी से आग्रह करता हूँ कि आए।
श्यामा जी को यही कहेंगे कि उनके किताब के आधार पर हमको बहुत सब्जेक्ट मिलेगा चित्र बनाने के लिए। हमारे धन्यवाद गुरु जी। अब हमारे बीच योगेंद्र सर हैं। सर से क्षमा चाहेंगे कि हम सर तक पहुंच नहीं पाए और शायद कवि को भी व्यक्तिगत रूप से सर परिचित नहीं होंगे। इन किताब को देखते हुए मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि मंच पर आए बोल सकते हैं। लेखकगण और सभा में मौजूद साथियों, मैं तो सचमुच में जानता नहीं हूँ राम जी। मेरी किताब अच्छी हुई थी तो उसको उलट के देखने की कोशिश मैंने की। तो वहाँ पर कविता है, किताब में कविता है, प्यार पर कविता है, जीवन पर है, विरह पर है, प्रेमसी पर है। तो चाहिए कि जो जीवन है आसपास में, कभी जैसा महसूस करता है वैसा ही दिखता है। जैसा श्यामा जी को लगा होगा कि दुनिया में बसते हैं, रहते हैं, रचते हैं, तो वही लेखन में भी होगा। पूरी किताब पढ़ने के बाद बात ज़्यादा समझ में आती। ये किताब पहले मिली नहीं थी, जो किताब सामने थी वो उसको हमने लिखा। दूसरी बात ये कि कविता कभी मरेगी नहीं, कभी नहीं मरेगी, इसलिए कि आदमी रहेगा, आदमी के अंदर भावनाएं रहेंगी, भावनाओं की उड़ान रहेगी। भावनाहीन आदमी की कल्पना देश और समाज में की नहीं जा सकती। कम या ज़्यादा हो जाता है, किसी मौसम में कोई बात बहुत आगे बढ़ जाती है, कोई बात पीछे हट जाती है, लेकिन आदमी रहेगा तो कविता भी रहेगी, भावनाएं रहेगी, जिंदगी रहेगी तमाम। और हम सारे लोग कविताओं का रसास्वादन भी करेंगे, आदमी आदमी के बीच में रहेंगे, तमाम संकट के बाद भी कविताएं रहेंगी और हम सब रहेंगे। धन्यवाद और बधाई कवि को इस बात के लिए कि उन्होंने कविता की दुनिया को अपनी दुनिया माना। धन्यवाद सर। और इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच किशन काल जी सर हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि सर मंच पर आए और अपना आशीर्वाद लेखक को दें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस आयोजन से मंचासीन मित्रों, देवियों, सज्जनों, जब किसी किताब के बहाने इसकी जरूरत है क्या? किसी किताब के बहाने जब कुछ लोग जुड़ते हैं तो हमेशा मुझे ये लगता है कि समाज जग रहा है। और ऐसे समय में जब चौतरफे संकट से हम घिरे हुए हैं तो कोई एक ऐसा आदमी जिसके पास अगर कोई अवकाश है तो वो एक रचनात्मक काम में अपना समय, अपना मन लगाता है, तो इससे ज़्यादा संबल मिलता है कि समाज को बदलने, समाज को बचाने की दिशा में हम बढ़ रहे हैं। जैसा योगन जी ने कहा, हम और योगन जी दोनों साथ ही आए। इस किताब को हम जानते नहीं थे, कभी को भी नहीं जानते थे, लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि हम लोग एक सृजन मेला की बैठक में आ रहे थे और हमें यह आयोजन मिल गया। कविता के बारे में 2-3 पंक्ति मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं अपनी रचनात्मकता और संपादकीय सिलसिले में पिछले 13 वर्षों तक दिल्ली में रहा और कई प्रकाशनों के संपर्क में भी रहा।
तो एक प्रकाशन जगत में कविता विरोधी माहौल गढ़ने की कोशिश हो रही है। किसी प्रकाशक से अगर आप बात करें कि ये हमारी कविता की किताब है, तो वो इस तरह से ना कहेंगे जैसे लग रहा है कि कविता लिख के किसी कवि ने अपराध कर दिया। नहीं नहीं नहीं, कविता किताब लिखी नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि कविता साहित्य की सबसे ज़्यादा संप्रेषणीय विधा है, जिसमें सबसे ज़्यादा आप मार कर सकते हैं। कविता की दो पंक्ति कभी कभी किसी एक औपन्यासिक गरिमा को अपने में समेटे हुए रहती है। तो मुझे लगता है कि छोटी छोटी जगहों से भी, जब मैं ये भी नहीं जानता कि ये किताब किस प्रकाशन से हुई और ये प्रकाशन कहाँ का है, लेकिन कविता के पास आप हैं। मैं तो उस व्यक्ति को भाग्यवान मानता हूँ कि जिसके जीवन में कोई कला है, चाहे चित्रकला हो, ललित कला हो, किसी भी कला में अगर आप हैं तो मुझे लगता है कि आपका जीवन सार्थक हुआ है। कि जब आपके पास कला होती है तो मुसीबत में भी आपको लगता है कि आपके पास एक साथी है। बहुत मुश्किल वक्त में आप महसूस कीजिएगा, कविता लिखना तो आपको कई बार अवसाद से बचा लेता है। मैं तो कहता हूँ कि कविता पढ़ना भी कई बार आपको एक जीवन जिंदगी देने जैसा कर देता है। आपने ये किताब लिखी, इस किताब के बहाने मैं आपको बधाई देता हूँ कि एक कवि के रूप में आपकी ख्याति बढ़े और आप हिंदी साहित्य को समृद्ध करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आशीष। थैंक यू सर। अब हमारे बीच इधर आइए। वरिष्ठ पत्रकार हैं रूप कुमार जी। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो आए और कविता और कवि के बारे में कुछ कहें। एक कवि की कविता है जिससे मैं अपनी बातों का विषय प्रवेश करा रहा हूँ कि कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है वही सूरमय जरूर दुनिया में पूजा जाता है। श्यामा जी हमारे छोटे भाई के समान हैं और उनके पिताजी हमारे गुरु भी हैं, हमारे अभिभावक भी हैं और इनके अंदर ये प्रतिभा बचपन से ही छिपी हुई थी। लेकिन प्रतिभाओं को निखरने के लिए वक्त चाहिए, एक अनुभव चाहिए। शायद वो वक्त आ गया है जब उनकी कविताएं श्यामात्मा के रूप में आज कला केंद्र के गौरवमयी परिसर में लोकार्पण के माध्यम से आम पाठकों के लिए जाएगी। मंच पर कई बुद्धिजीवी भागलपुर समाज के कई वरिष्ठ लोग हैं। डॉक्टर योगेंद्र जो कि हिंदी के नामी विद्वान प्रोफेसर के साथ साथ एक बेबाक और निडर आलोचक भी हैं। राम लखन गुरु जी जिनके हाथों में माँ शारदे ने मिट्टियों से मूर्ति देने की वो कला भी है। मनोज बाबू हैं जो कि अच्छे और नेतृत्व कर्ता प्रशासक के रूप में स्कूल की बेहतर व्यवस्था को दिखा चुके हैं। इसके अलावा अभय सर हैं और जो लोग भी हैं यहाँ पर कई लोग हैं। दोस्तों, एक बात है कि आप जैसा सोचते हैं, जैसा देखते हैं, जैसा बोलते हैं, वैसा ही लिखते हैं। अंग्रेजी में कहावत है, राइट्स मेक्स ए मैन। लिखना मनुष्य को महान बनाता है। लिखना, पढ़ना, बोलना ये गॉड गिफ्टेड होता है। हर आदमी चाहकर भी लिख नहीं सकता है। लिखने की कला अपने आप में महान कला है और मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि बदलते समाज, बदलते दौर में कविताओं का दौर समाप्त हो गया है। लोग पढ़ते नहीं, लोग लिखते नहीं, माध्यम बदल गया है। आज सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। सारे कवि यूट्यूब पर आ गए हैं। लोग सुनते हैं। आज भी बड़े बड़े देश के सबसे महंगे कवि कुमार विश्वास का नाम आपने सुना होगा। शायद आपको पता नहीं होगा कि भागलपुर की मिट्टी से उनका बड़ा असर उभर रहा है। जब वो हिंदी के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी थे और जब उनकी कविताएं उनको कोई जानता नहीं था, उस समय भागलपुर के सीनियर जर्नलिस्ट कुमार संजय सिंह जो उस समय NDTV में थे, उन्होंने उनको प्रमोट किया। तो आज के समय में भी कविताओं, लेखकों का कदरदान है। कई ऐसे उदाहरण हैं और भागलपुर की मिट्टी, शरद चंद्र उपाध्याय और ना जाने कितने ही महान
लेखकों की ये मिट्टी हुई है। गोपाल सिंह नेपाली जी, जिन्होंने इस देश को गीतों से अवगत कराया, उनको गीतों का राजकुमार कहा जाता है। इन्होंने लिखा कवियों के बारे में, साहित्यकारों के बारे में। ईमान बेचता फिरता तो मैं भी महलों में रह लेता, मैं भी सत्ता दे लेता। हम धरती क्या आकाश बदलने वाले हैं, हम तो कभी हैं इतिहास बदलने वाले हैं। जनता पर जब जब दुख की बदरी छाई, हमने कलम चलाकर विप्लव बिजली चमकाई है। हम मानवता का परिहास बदलने वाले हैं, हम कभी हैं इतिहास बदलने वाले हैं। इतिहास बदला है और हम श्यामल जी के माध्यम से, श्यामात्मा के माध्यम से ये इतिहास बदलने की शुरुआत है। नए युग का प्रवेश है, जब श्यामल जी जैसे नए लोग, नए युवा लिखना शुरू करेंगे, कविताओं के माध्यम से किताबों को लाएंगे, तो ये बदलाव है और ये बदलाव दिखेगा आपको। हम उम्मीद करते हैं कि श्यामल जी इसी तरह अपनी ढेर सारी अभिव्यक्ति और जो आप बीती है, जो आपकी भाषा है, हर भाषा पढ़ी जाती है बशर्ते लोगों के जेहन में समझ में आ जाए। आप कितना सरल लिखते हैं, कितना सामान्य तरीके से लिखते हैं कोई भी भाषा, किसी भी टॉपिक को, किसी भी कविता को, जो लोगों के जेहन में समझ में आए, लोग समझ लें कि अच्छा चाहिए हमारी बात कर रहे हैं, बस आपकी ब्रांडिंग हो जाएगी, आप बाजार में छा जाइएगा। इसी उम्मीद के साथ हम यही श्यामल जी के लिए कहेंगे कि गिरकर उठना, उठकर चलना, यह क्रम है संसार का। कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का, किसी जीत या हार का, यह क्रम है संसार का। श्यामल जी, आप दिन दुनी रात चौगुनी की तरक्की कीजिए और एक प्रसिद्ध कवि के रूप में आज के इस ग्लोबल युग में, जबकि पूरी दुनिया एक गांव हो गई है, जबकि भारत का कॉन्सेप्ट है वसुधैव कुटुंबकम, आप सिर्फ न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में छा जाइए। इसी उम्मीद के साथ आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद कुमार जी। अब मैं श्यामात्मा के कवि श्यामल चौधरी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी किताब के कुछ कविताओं को आपके बीच रखेंगे। धन्यवाद। समय की अल्पता के कारण आपको कविता सुनाने का मन तो बहुत था, परंतु समय की अल्पता है, जिसके कारण मैं बस 2 कविता कहना चाहूँगा। एक तो मेरे जीवन की जो पहली कविता है, अपने माता पिता और सामाजिक परिदृष्टि को, अभी के वर्तमान वातावरण पे जो अभी घटित हो रहा है हमारे समाज में, आप जैसे जो वहाँ जहाँ गणमान्य व्यक्ति हैं, बुजुर्ग हैं, और ये कविता मैंने 2004 में लिखी थी, इसलिए इसमें बालपन हो सकता है, अभी भी बालपन है मेरे शब्दों में। आपसे प्रार्थना है कि आप इसे आगे समृद्ध करें। तो मैं अपनी कविता को आप तक पहुंचाना चाहूँगा। ये कविता है ये नहीं मिलता। मैं तकरीबन शाम का वक्त था, छत पे बैठा था और चाय पी रहा था। क्योंकि मुझे चाय में चीनी थोड़ी कम पसंद है, आँखें निगाहें तीखी और थोड़ी आँखें नम पसंद है, इसलिए मैं शाम में चाय पी रहा था और अपनी एक कविता लिखा। समाज में कुछ घटित हो रहा था मेरे आस पड़ोस में, ये नहीं मिलता, अपने माता पिता। और मैं आज अपने आप को बहुत कृतार्थ धन्य समझता हूँ, जहाँ पर कि आज मेरे मित्रों ने मुझे सुदामा से श्यामल बनाया और मुझे जन्म देने वाली माता और मुझे श्यामल अर्थात कृष्ण के रूप में स्वीकारने और साथ लेके चलने वाली माँ यशोदा और बाबा नंद दोनों यहाँ आए। मेरी दोनों भुजाएं, मेरी दोनों बहन और मेरे मित्र, मेरे भाई मेरे पूरे शरीर के रूप में आज यहाँ विद्यमान हैं। मैं इन सभी को प्रणाम करता हूँ और अपनी पहली कविता रखना चाहता हूँ। अगर आपको थोड़ी भी अपने सामाजिक स्थिति और परिवार के प्रति लगे कि मेरा लगाव है तो थोड़ा तालियां बरपाइएगा। माँ बाप वो चीज़ है जो ईश्वर में नहीं मिलता, ये वो कोहिनूर है जो ढूंढने से नहीं मिलता। खोदोगे जब इन्हें तब पाने को तुम मचलते, दर बदर किस्मत आजमाने को तुम मचलते। ढूंढते रह जाओगे पर यह चमन नहीं खुलता,
ये नहीं मिलता, ये नहीं। लिखने के बाद हम लोग सब रोते हैं उस समय, लेकिन वर्तमान स्थिति में ये सोचते नहीं कि क्या घटित हो रहा है हमारे परिवार, हमारे माता पिता पर। हम भगवान को रोज प्रणाम करते हैं। 2 शब्द रखना चाहूँगा, 4 पंक्तियाँ। इंसानी ताकतों का पैमाना ये ना सही। हमारे समाज में बहुत ताकतवर व्यक्ति हैं, उनका पैमाना नहीं है, परंतु मेरे नज़र में इंसानी ताकतों का पैमाना ये ना सही, मकसूद इलाही का खजाना ही ये सही, भूपर अमर प्रतीक है बच्चों का दीवाना ही ये सही, तोड़ो न दिल कभी, इससे तुम्हें क्या मिलता। ये सच है, ये सच है। मिटने के बाद ये बागवान नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, ये नहीं मिलता। तिनके की तरह आंधियों से बचाया है जिसने तुम्हें, हर एक फेस पे आंचल से सहलाया है जिसने तुम्हें। गालियां मुख पे देते हो, गालियां मुख पे देते हो, क्या शर्म नहीं लगता। ये नहीं मिलता, ये नहीं मिलता। कुछ दिनों पहले याहू न्यूज़ के एक पत्रकार ने मेरे इस किताब के बारे में मेरी इंटरव्यू ली थी। कहा कि आप तो ना हिंदी से जुड़े हुए हैं, ना आपकी शैक्षणिक योग्यता है, ना आपका वर्तमान कार्य इस चीज़ से जुड़ा हुआ है, हिंदी से आप कैसे लिख लेते हैं। मैंने उनसे 4 पंक्ति की आने वाली काव्य संकलन में वो एक कविता का रूप लेगी, मैं आप तक पहुंचाना चाहूँगा। वो है कि हम उस दौर में पैदा हुए जब हमारी माँ का नाखून एक समाज से आए हुए नाखून और बाल बनाने वाले समुदाय के लोग अपनी लहरनी से काटा करते थे। आज नेल कटर्स मौजूद हैं परिवार में। तो मैंने वहीं पे लिखा कि माता के गीले गेसुओं में गंगा के धार को देखा, माता के गीले गेसुओं में गंगा के धार को देखा, उसके कटे नख में चांद को धरा पे देखा, पिता के रूप में कभी उगते सूर्य, कभी दोपहर के ताप को देखा। पिता के रूप में कभी उगते सूर्य तो कभी दोपहर के ताप को देखा। बहन संग जब लड़ा तो कृष्णावतार को देखा। भ्रातृमोह ने स्नेह दिलाया, मैंने तो अपने परिवार में ही संसार देखा। 4 पंक्ति अभी के वर्तमान युग पे रखना चाहता हूँ। इस कविता का वो छंद नहीं है। 1 घंटे 2 घंटे जी देखो बाथरूम में नहाती हैं। हम सोचते हैं कि हमारे संतान राम क्यों नहीं होते। 1 घंटे 2 घंटे जी बाथरूम में नहाती हैं, बालों को तो अपने वो ड्रायर से सुखाती हैं। 1 घंटे 2 घंटे बाथरूम में नहाती हैं, बालों को तो अपने वो ड्रायर से सुखाती हैं। पिता से वो पॉप्स बने, हम पिता और बाबूजी कहना भूल गए हैं। डैडी, कॉल मी डैडी। पिता से हैं पॉप्स बने, चिल गोदर सा छवि लिए, ऐसे मुखर अपना सेल्फी खिंचाते हैं। चिल गोदर सा छवि लिए, इत उत कोने में जी सेल्फी खिंचाते हैं। अगली पंक्ति सामाजिक स्थिति पे रखना चाहूंगा। बहन को ना भाई भाई, भाई को ना भाई बहन, बहन को ना भाई भाई, भाई को ना भाई बहन, पर नर पर पुरुष, पर नर पर पुरुष में नित प्रेम को बसाते हैं। पर नर पर प्रेम को बसाते हैं। हमने तो अपने परिवार में ही प्रेम किया। मेरे पहले श्रोता मेरे पिता हैं, और वर्तमान समय में मेरी छोटी बहन मेरी पहली श्रोता है। कुछ आने में विलम्ब हो गया, तो इसलिए मैं उन चीज़ों को बहुत समझता हूँ। कविता को अंत देना चाहता हूँ। बचपन से ही ईश्वर का नाम इन्हीं से मिला, आपके जिस्म का हर एक फूल वहीं से खिला। अगर मैं बाबा तुलसी को प्रणाम करता हूँ, वो महाकवि हैं, उन्होंने धर्मशास्त्र को एक काव्य में बदल डाला। अगर मैं कवि वंश का एक छोटा सा तिनका हूँ, तो मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ और कहता हूँ कि प्रातः काल उठिके रघुनाथा, माता पिता गुरु ने वही माता। आज मेरा सौभाग्य है कि मेरे इस पहले संस्मरण में मेरे माता, मेरे पिता और मेरे गुरु और आप सब विद्यमान हैं। तो मैं सुबह उठता हूँ तो यही कर्म करता हूँ, प्रातः काल उठिके रघुनाथा। क्या पता जीवन में कभी उस जैसा क्षण मिले। बचपन से ही ईश्वर का नाम इन्हीं से मिला, आपके जिस्म का हर एक फूल वहीं से खिला। भगवान का नाम तो रोज लेते हो, क्या इनके चरणों में ईश्वर नहीं दिखते। ये नहीं मिलता, ये नहीं मिलता। कविता को विराम देना चाहता हूँ। और एक कविता अपने मित्रों के लिए,
ये शायद उनको भी पसंद आएंगी। हम सब प्रेमातुर होते हैं। वास्तव स्थिति में प्रेम जीवन का एक रस है। एक शब्द कहना चाहूँगा, इस समय भी इंसान को खूब सिखाता है। जिस्म पे पड़ा हुआ भाव भी कभी कभी कपड़े का काम करता है। कविता पढ़ूंगा, तुझे याद करके। बस 4 पंक्ति इसकी पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि हमारा अगला आयोजन यहाँ पे प्रारंभ हो रहा है। मेरे भाई, बड़े भाई का आदेश नहीं, यह अध्यादेश होता है हमारे संस्कार में। मैं तुरंत इसे समाप्त करना चाहूँगा। 4 पंक्ति आप तक रखना चाहूँगा। और ये कविता मुझसे पूछा कि आप कविता कैसे लिखते हैं। मैंने कहा, मेरे अंदर एक चित्त विरहनी बसती है, कभी कभी वो रो लेती है तो कविता बनती है। तुझे याद करके बिता दूं उम्र ये, तुझे याद करके बिता दूं उम्र ये, भरम टूट जाए खत्म हो अंधेरे, तुझे याद करके। आपकी तालियों से संगीत गाऊंगा। तुझे याद करके, तुझे याद करके, न वादा कोई हो न सिकवा कोई हो, सुकून चंद लम्हों की खली वही हो, बिता दूं बची सारी अब तो उम्र ये, बिता दूं बची सारी अब तो उम्र ये, तुझे याद करके, तुझे याद करके। मैं तेरे जलते दिए के हर एक धुएं में हूँ, तू जब जब खाक करती है मैं तब तब पाक। आज के दिन के लिए ये मोमेंटो स्वरूप एक छोटा सा मोमेंटो कवि को प्रदान करें। ताली बजाना है। साथ ही मैं आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सब अपना कीमती समय निकालकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, इस लोकार्पण को सफल बनाने के लिए यहाँ आए। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।